हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 12th क्लास फ्लेमिंगो से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय अल्फोंस डिडेट and Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The lesson is set इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार. कहते हैं कि जो लेसन है, द लास्ट लेसन है, इसकी जो लोकेशन है इस सेट, उसकी सेटिंग कहाँ होती है, उन दिनों होती है. कब होती है? जब फ्रेंको पर्शियन वार होती है, यानी कि फ्रेंच और पर्सिया की वार होती है, युद्ध होता है. कब होती है भाई? वो 1870 से 1871, 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क. यानी कि बिस्मार्क के अधीन पर्सिया सेनाओं ने किसको हरा दिया था? फ्रांस को हरा दिया था. पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. उसके बाद कहते हैं कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स एंड रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. कहते हैं कि इसके अंदर जो दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक अल्सेस होता है, एक लोरेन होता है, और कह रहे कि इनके ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ता है. वहाँ पर पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, अब वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ होता है. तो आप चैप्टर में क्या कुछ पढ़ते हैं, इसके स्कूल पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब इसमें बताया गया है बेटे. तो हो जाइए तैयार फटाफट पढ़ने के लिए. किस तरीके से इसके अंदर जो है राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. उसके बाद कह रहा है कि आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया. यहाँ पर आई कौन है? हु इज आई? आई इज फ्रेंच, द स्कूल गोइंग बॉय. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए शुरू किया. क्या शुरू किया मैंने? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. कहते कि उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट था. एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रेड ऑफ का मतलब होता है बेटा ग्रेट फियर. ड्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ग्रेट फियर, भय होना, डर लगना. कहता है कि उस दिन मैं लेट था. आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्टेड किया था. फोर्स स्कूल के लिए वेरी लेट, तो हम इसको मैं स्कूल के लिए लेट स्टार्टेड किया था, इसकी सेंस इस तरीके से ना होकर क्या होगी? उस दिन मैं स्कूल में लेट था, स्कूल के लिए लेट था. दैट मॉर्निंग, उस सुबह क्या था? वॉज इन ग्रेट, उस सुबह मैं बड़े ही डर में था. किसके डर में था? डांटने के डर में था. यानी कि मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांटेगा. कौन डांटेगा? स्पेशली बिकॉज मिस्टर एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपेट्स. ठीक है. कहते हैं कि उस दिन मुझे डर था. और यहाँ पर जो स्कोल्डिंग का मतलब होता है बेटा, स्कोल्डिंग का मतलब होता है रिब्यूक करना, डांटना, स्कोल्ड करना. कहता है कि उस प्रातः मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला था, यानी कि काफ़ी लेट था मैं, और मुझे डांट पड़ने का डर लग रहा था. मैं डर रहा था, मुझे कौन डांटेगा? मिस्टर एम हैमल मुझे डांटेंगे, इस बात का मुझे डर था. ठीक है. और साथ में मुझसे प्रश्न भी पूछेंगे, यानी कि हमसे प्रश्न भी पूछेंगे. किस पे? पार्टिसिपल्स पे. पार्टिसिपल्स जो है उनके ऊपर मुझे प्रश्न पूछेंगे. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और भाई मुझे तो एक सिंगल वर्ड का भी नहीं पता कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, उसमें क्या कुछ होता है, उसके क्या रूल होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए क्या हुआ? आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, क्यों ना वहां से भाग जाऊं मैं. स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और पूरे दिन डे आउट ऑफ द डोर का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम होम, यानी घर से बाहर. मैंने सोचा क्यों ना मैं घर से बाहर भाग जाऊं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि घर के बाहर क्या है? वार्म है. वैसे वार्म मीन्स गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर वार्म और ब्राइट का मतलब होता है सुहावना मौसम. ठीक है. कि बाहर सुहावना मौसम है, अच्छा ब्राइटनेस है, मुझे बाहर भाग जाना चाहिए. द बर्ड्स वर चिर्पिंग, बाहर कैसी लोकेशन थी? जो पक्षी थे वो चिर्पिंग कर रहे थे, चहचा रहे थे. एट द एजेस ऑफ द वुड्स, यहाँ पर वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, और एजेस मीन्स होता है किनारा, यानी कि फॉरेस्ट, जंगल में क्या पक्षी जो है वो चहचा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. कहते हैं और जो ओपन फील्ड है, खुले स्थान में, खुले मैदान में
क्या था भाई, पर्सिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, मार्च करके निकल रहे थे वहां से। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव करना, अट्रैक्टिंग करना यानी कि आकर्षित करना, लुभाना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, मैंने सोचा भाई क्यों ना पार्टिसिपेंट्स के रूल को बताऊं, से बेटर तो ये रहेगा कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर क्या देखूं, इन ड्रिल करने वालों को, मार्च करने वाले सैनिकों को देख लूँ। उससे बेटर तो, उससे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लग रहा है, पार्टिसिपेट तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, कहते हैं कि रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, कहता है कि लेकिन इसकी अपेक्षा, फिर कहता है कि किंतु मुझे इसका प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। कहता है कि अब इसके पूरे पैराग्राफ को समझ लीजिएगा बेटा। इसके अंदर जो फ्रेंड है वो अपनी भावना है किस तरीके से व्यक्त करता है। कहता है कि एक बार तो मैंने सोचा था कि आज स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ और भाई आज तो शायद मैं जाऊँगा तो सर मुझे डांटेंगे। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, स्कूल में तो चलो जाना ही है। फिर वो स्कूल के लिए निकल लेता है तो रास्ते में उसे क्या नज़र आता है, कुछ वहाँ पर सोल्जर होते हैं, ड्रिल करते नजर आते हैं। फिर कहता है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो रुकने की कोशिश भी करे लेकिन उसे डर होता है, वो उसका जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता है कि इट मीन्स दैट कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, लेकिन वो क्या करता है, स्कूल चला जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो स्कूल नहीं गया तो मिस्टर एम हैमल उसे क्या करेंगे, डांटेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इसलिए वो क्या करता है, जल्दी से स्कूल की तरफ, हरिड ऑफ में तो जल्दबाजी में जल्दी से वहां से निकल लेता है। उसके बाद फिर उसके साथ क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। कहता है व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां पर नोटिस बोर्ड के सामने क्या लगी थी, भीड़ लगी थी। क्राउड मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। क्राउड मीन्स होता है लोगों की भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑफ आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कहते पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी बुरी खबरें थी वो सारी वहीं पे लगी होती थी। द लॉस्ट बैटल यानी कि युद्धों में हारे हुए, इसका मतलब है हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट सेना की भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कहता है कि कमांडिंग अफसर्स के आदेशों संबंधी समाचार सारे उस बुलेटिन बोर्ड पे थे। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कहते हैं कि आखिर समझ में नहीं आ रहा है। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, कहते हैं कि आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग बिना रोके, यानी कि मैं चलता चलता गया और मैं सोचता गया। मैंने क्या सोचा, मैंने वहाँ बिना रुके अपने मन में सोचा। क्या सोचा, अब क्या वो बात हुई हो सकती है, क्या बात हुई होगी, समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसी क्या होगी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कहता है देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। उसके बाद कहता है मैं तब जितनी जल्दी वहां से गुजर सकता था उतनी तेजी से वहां निकल कर गया। कहता है देन तब, आई हरिड जल्दबाजी में, जितना जल्दी से मैं वहां से निकल सकता हूँ उतनी जल्दी से मैं वहां से निकला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब होता है बच्चे। You will get to your school in plenty of time। तभी कहते हैं वहां पर एक ब्लैक स्मिथ, वहां एक लोहार अपने जो वॉचर होता है देखने वाला, वहां पर अपने एक अप्रेंटिस के साथ खड़ा हुआ होता है और कह रहा है कि वो मुझे कहता है अरे भाई इतने भी क्या जल्दी है बच्चे, इतनी जल्दी उसने मुझे पुकारा और क्या कहा, डोंट गो, इतनी जल्दी तेजी में चलो बच्चे, इतनी जल्दी चलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल में पहुंचने के लिए, ठीक है, अब स्कूल लगने के लिए काफ़ी समय है। तो इस तरीके से उसने कहा, मुझे लगा कि वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा है। आई थॉट इट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि ये इस तरीके से बात करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड मिस्टर एम हैमर्स लिटल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। कहता है कि मैं वहाँ से दौड़ा गया, वहाँ जाने के बाद मैं सीधे मिस्टर एम हैमल के गार्डन में जाके वहाँ रुकता हूँ और मैंने एक चैन की सांस ली। उसके बाद कहता है यूजुअली आमतौर पर, जैसे कि हमेशा होता है, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल क्या होता है, साधारणतः जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल विच
could be heard out in the street। कहते हैं जैसे स्कूल जब जनरली तौर पर जब स्कूल खुलते हैं तो स्कूल में क्या होता है, जोर जोर से शोर शराबा, बसल में जो होता है जैसे हसल बसल होता है ना, शोर शराबा, जोर जोर से शोर शराबा होता है, which could be heard, जो सुना जा सकता है in the street, गलियों में, and the opening and the closing of desk। it means that गलियों में स्कूल के बच्चों के द्वारा अपने डेस्क के ड्रॉयर को खोलने की आवाज़, बंद करने की आवाज़, लेसन को रिपीट करने की आवाज़, यूनिसन मानी एक लय के अंदर, वेरी लाउड, with our hands over our ears to understand better, and the teachers great ruler rapping, जो टीचर्स का जो रैपिंग, रूलर में डंडा, रैपिंग में टप टप करते हुए ऑन द टेबल। कहते हैं जनरली हम सुन सकते हैं कि जो जब स्कूल खुलता है तो वहाँ पर बच्चों की जोर जोर से आवाज़ आती है और उनके जो लेसन को जोर जोर से उच्चारण करने की एक लय के अंदर आवाज़ आती है, और साथ ही टीचर का जो डंडा है, रूलर है, वो टेबल के ऊपर टक टक करने की आवाज़ आती है, यानी कि टेबल पर जो किस तरह से वो डंडे को बजाता है उसकी आवाज़ आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं थे, सब कुछ स्टिल था। और आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमन सेंस टू गेट टू माई डेस्क। कॉमन सेंस टू गेट टू माई डेस्क। कॉमन सेंस का मतलब होता है उत्तेजना, सडन नॉइजी कंफ्यूजन। कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं साधारणतः जब स्कूल खुलते हैं तो भैया वहाँ पर चहल पहल होती है, बाहर गली में हम डेस्क के और खुलने के बंद होने की आवाज़ सुन सकते हैं, पाठों को एक साथ मिलकर दोहराया जाता है ऊंचे स्वर में, और साथ ही कानों पर हाथ रखे हुए ताकि बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है, और अपने हाथों को अपने कानों पर रखे हुए ताकि बेहतर से समझ में आ जाए। और अध्यापक का बड़ा सा एक डंडा होता है, मेज के ऊपर टक टक की आवाज़ करता होता है, किंतु अब वो सारी चीज़ें नहीं थी, सब कुछ शांत था वहाँ पर। मैंने इस बात का सहारा लिया था, क्या लिया था, कि इस भगदड़ के भीतर किसी को भी पता ना चले कि मैं डेस्क तक क्या करूँगा, पहुँच जाऊँगा। ठीक है, कॉमन सेंस का मतलब होता है उत्तेजना या हो हल्ला, यानी हल्ला गुल्ला। कहता है कि आई हैड काउंटेड, मैंने काउंट किया था, मैंने ध्यान दिया था कि सारे शोर वगैरह कर रहे होंगे, टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए मैं वहाँ से क्या करूँगा, मैं चुपचाप अपनी डेस्क तक पहुँच जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी डेस्क पे आके बैठ गया। उसके बाद कहता है कि ऑफकोर्स निसंदेह, ऑफकोर्स, किंतु क्या हुआ, निसंदेह। कहता है कि ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन तो सब कुछ ऐसे क्वाइट था, ऐसे शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को होता है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को बेटा स्कूल तो लगते नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या बिल्कुल शांत वातावरण होता है। थ्रू द विंडो के माध्यम से ऐसा मैंने देखा माई क्लासमेट्स, मेरे जो जितने भी क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो अपने अपने स्थान सीटों पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर एम हैमल वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेरिबल भयानक आयरन रूलर, अपने डंडे के साथ वहाँ पर क्या था, अप डाउन कर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। इन अंडर हिज आर्म, उसकी आर्म में, उसकी बाजू के नीचे क्या था, एक डंडा था। आई हैड टू ओपन द डोर गो इन बिफोर एवरी डे। कहता है आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था और जैसे कि मैं हमेशा अंदर जाता था उसके सामने वैसे मुझे जाना था। एंड यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट। बेटा ब्लास्ट का मतलब होता है टू बिकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रेसमेंट्स और शेम। जैसा कि तुम देख सकते हो, श्रम के मारे मुंह लाल हो जाना। ब्लास्फेमी होता है श्रम के मारे मुंह लाल हो जाना। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि किस तरीके से मेरे चेहरे पे श्रम के मारे मेरा चेहरा कैसा बना हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था, क्योंकि मुझे डर था कि मिस्टर एम हैमल क्या करेंगे, मुझे डांटेंगे पीटेंगे। बट नथिंग हैपन, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर एम हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली, बड़े ही प्यार से, विनम्र भावना से मुझे कहा, दयालुता पूर्वक कहा। क्या कहा मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अरे हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, चलो शाबाश, चले जाओ अपने स्थान पे जाके बैठो। आई वॉज सो सरप्राइज, मैं तो बड़ा ही सरप्राइज हो गया भाई, आज ये क्या हुआ। जो बंदा डेली डांटता रहता है कि याद करके नहीं आए, ये नहीं क्या वो नहीं क्या, आज वो बंदे थे प्यार से पेश आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना प्यार दिखा रहा है एक रूड अध्यापक, एक अध्यापक जो अपने किसमें, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या होता है, टाइट रहता है और
मुझे डांटना था उसे, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था, और मुझे प्यार से कह रहा है कि चुपचाप जाकर के अपनी किस पे बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ नन्हे फ्रेंड्स। अरे हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे भाई। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं फटाक से गया और अपनी डेस्क पे जाके जंप करके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रील्ड। अब कहता है कि उसके बाद हमारे अध्यापक ने, कहता है कि मैं वहाँ पर पहुँच गया। वैन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइट, जैसे थोड़ा बहुत मेरा डर दिल में से कुछ कम हुआ। डिड आई सी, मैं क्या देखता हूँ आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। हमारा जो टीचर है उसने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा है, ठीक है। और हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब बेटा क्या होता है? फ्रिल्ड का मतलब होता है झालर। फ्रिल्ड का मतलब क्या होती है? झालर। जैसे आप मान लीजिए ये मिस्टर एम हैमल है, ठीक है, और इसने ये अपने एक शर्ट पहनी हुई है, तो पहले इस तरीके से एक झालर हुआ करती थी शर्ट पे, ठीक है। ये इस तरीके से बेल्ट तक ये झालर ऐसे जैसे अंग्रेज लोग पहनते थे, जैसे फ्रॉक की कलर नहीं आती है उस तरीके से ऐसे झालर हुआ करती थी, ठीक है बेटा। तो कहता है कि उसने झालर वाली शर्ट पहन रखी थी और साथ में क्या था? ग्रीन कलर का, आपको ध्यान देना है, ग्रीन कलर का कोट था, झालर वाली क्या थी? एक शर्ट थी। अब उसके बाद कह रहा है कि शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक काले रंग की क्या थी? काले रंग की रेशमी टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई का कुछ काम बना हुआ था उसके ऊपर, कुछ कढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी उसके ऊपर। और जनरली कहते हैं ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, कहता है कि एक्सेप्ट को छोड़ करके, ठीक है, कहता है कि इंस्पेक्शन वाले डे को पहनता था या फिर प्राइज वाले डे को। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब उसे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन करना था उस समय उसको पहनता था, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उस समय उसको पहनता है। लेकिन आज तो भाई ना तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ना ही कोई इंस्पेक्शन है, फिर आज क्यों पहन रखी है ड्रेस? तो सो आई वाज सो सरप्राइज्ड। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम सो टेंस एंड सोलम, कहता है कि इसके अलावा पूरा का पूरा जो स्कूल है बिल्कुल शांत था, सोलम था। सोलम का मतलब होता है सीरियस होना, बिल्कुल सीरियस था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन एक बात तो सरप्राइज करने वाली मेरे लिए थी, और वो क्या थी कि जनरली मैंने देखा था कि जो पीछे वाली बेंचेज होती थी वो तो हमेशा खाली होती थी, तो विलेजेस पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवर सेल्स। और लेकिन आज वहाँ पर कौन बैठे हुए थे? गांव वाले लोग बैठे हुए थे। जनरली वहाँ पर गांव वाले लोग नहीं होते थे, स्टूडेंट होते थे, लेकिन जो पीछे वाली बेंचेज होती थी वो खाली होती थी और वहाँ पर आज गांव के लोग बैठे हुए थे। भाई क्या बात है, ऐसा क्या है जिसके जैसे गाँव वाले लोग आज यहाँ आए हुए हैं? सो वो क्या था? सरप्राइज था। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवर सेल्स, हमारी तरह बैठे हुए थे। अब वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनमें से कौन कौन वहाँ पर बैठा हुआ था उनकी बारे में बताया गया है कि वहां पर कौन है, कौन कौन वहां पर बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर हेड, एक बूढ़ा हाउसर वहां पर बैठा हुआ है जिसने 3 कोने वाले एक टोपी पहन रखी है। और द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर वहां पर बैठा हुआ है। फॉर्मर को होता है पहले वाला, पूर्व एक्स, ठीक है। तो फॉर्मर मेयर वहाँ पर बैठा हुआ है, पोस्टमास्टर है, सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और बाकी और भी है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई कैसा नजर आ रहा है भाई? दुखी नजर आ रहा है। हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। अब यहाँ पर बेटा जो कह रहा है कि जो हाउसर है, हाउसर जो ओल्ड आदमी है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो वहाँ पर प्राइमर में जो होता है कायदा, ठीक है, एक कायदा टाइप का कुछ ले रखा है उसने। हाउसर एक पुराना प्राइमर लेकर आया हुआ था, और कायदा होता है बेटा प्राइमर का मतलब। एंड थम्ड मतलब अंगूठा लगाना। एट द एजेस, किनारे पर। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। कहता है कि वो अपने चश्मों में से इसको देख रहा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉर्नर है, जैसे कि जो न्यू बुक होती है,
कोई नई किताब होती है उसके जो पेजेस होते हैं बिल्कुल क्लीन होते हैं, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो किस तरीके से उसमें सिलवटें हो जाती हैं, ठीक है, येलो हो जाती है, क्रैंकी हो जाती हैं। तो ये इसके जो पेजेज है वो देखो यहाँ से ये मुड़े हुए हैं। तो कहता है कि उसने उसका जो कायदा है वो किताब है कैसे मुड़ी हुई है, वो उसको पढ़ रहा है। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair. अब यहाँ पर कहता है कि जो मिस्टर एम हैमल है, मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने क्या देखा, जब मैं इसके बारे में सरप्राइज हो रहा था तो मिस्टर एम हैमल अपनी कुर्सी पे जा बैठते हैं। माउंटेन का मतलब होता है चेयर पे बैठना, ठीक है, बिल्कुल एक स्लो मोशन में बैठना, इज कॉल्ड माउंटेड, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव, उसी दुख में, उसी नाराजगी में, सैडनेस में, जेंटल टोन में, विद विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और कहता है कि बड़े ही गंभीर आवाज़ में, कोमल सावर में उसने मेरे साथ जो इस्तेमाल किया था, कहने लगा, क्या कहा, मेरे बच्चों आज अंतिम पाठ है, ठीक है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्या क्या पढ़ाऊँगा? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। भाई बर्लिन से क्या आया है? ऑर्डर आया है कि क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अल्सेस और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कहता है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कोई नया मास्टर आ जाएगा कल, अध्यापक या अध्यापिका जो भी है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज तुम्हारा फ्रांस भाषा का लास्ट लेसन होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप। अब बेटा देखो, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की तरह है कड़क, जैसे बिजली सी गिर गई हो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वाज टू मी, मैं बता नहीं सकता, जब मैंने ये वर्ड सुने तो ऐसा लगा मानो मुझ पर बिजली आ गिरी हो। ओ द रिचेस, रिचेस मीन्स होता है अभागे व्यक्ति, पिटिएबल पर्सन, हम कितने अभागे व्यक्ति हैं, कितने पिटिएबल पर्सन हैं, कितने बेचारे हैं। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे क्या टाउन हॉल पर ये सारी चीज़ें थी क्या? ओ वे दुष्ट लोग हैं, हम कितने अभागे हैं कि ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई थी जो लोग देख रहे थे। ओ माय गॉड, तो ये बात थी माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन पार्ट। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ, अरे मुझे तो लिखना भी मुश्किल से ही आता था। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट, यानी कि मैं अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कभी क्या अधिक सीख भी नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि अभी तो कोई चांस ही नहीं है, जब अब तक नहीं सीखा और अब तो वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो मैं कैसे सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, कहते हैं कि तब तो मुझे बंद ही कर देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओ मुझे इतना दुख हो रहा था क्या कि मैं अपने पाठ याद नहीं किया करता था। आज मुझे फील हो रहा है कि मुझे अपना पाठ याद कर लेना चाहिए था। ये तो बड़ी दुख की बात है कि मैंने अपने पाठ को कभी भी लर्न नहीं किया, जो सर ने मुझे काम दिया मैंने कभी भी उसको नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं हमेशा ढूंढता रहता था, सीख करता रहता था, ठीक है, तलाशता रहता था। क्या सीख करता था? कभी पक्षियों के अंडे ढूंढने में लग गया और पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था, और या फिर मैं क्या करता था भाई, गोइंग स्लाइडिंग पे चला जाता था ऑन द सार। देखो बेटा, स्लाइडिंग ऑन द सार, यहाँ पर एक नदी है या तालाब समझ लीजिए आप। सपोज करो ये एक प्लेटो है, एक पठार सा, एक पहाड़ी सी है, और कहाँ है ये? एक नदी के बीच में, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक स्लाइडिंग है, यानी कि फिसलने की जगह है। तो कहता है कि मैं इंजॉय करने के लिए वहाँ चला जाता था। यहाँ पर इस जगह से मैं क्या करता, फिसल के, जैसे कि आप वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से वाटर पूल में
आप इंजॉय करते हो, ऊपर से फिसल कर पानी में गिर जाते हो इस तरीके से कि मैं यहाँ पर स्लाइडिंग करने जाता था, अरे भाई मैं तो अपना सारा समय इसमें बिता दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, ये किताबें जो मुझे आज से काफ़ी समय पहले क्या लगती थी, बड़ी बेकार लगती थी, सो हैवी, बड़ी भारी लगती थी टू कैरी, उठाने के लिए। माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों के इतिहास का बारे में मुझे बड़ा ही खराब लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अब वो मुझे मेरे सारे पुराने मित्र लग रही हैं। आई कुडंट गिव अप, मैं कैसे छोड़ सकता था, अरे वो तो सारे मेरी मित्र थी, मैंने कैसे भुला दिया उनको, मैंने कैसे नहीं पढ़ा, ये तो मेरी गलती थी, मुझे उनको नहीं भुलाना चाहिए था, मुझे उसको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भविष्य के अंदर मुझे फ्रेंच भाषा को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे किस भाषा में पढ़ना पड़ेगा, जर्मन भाषा में पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारी बातें याद करके वो अपने आप पे रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और कह रहा है, उसके बाद कहता है, एंड मिस्टर हैमर to the idea that was going away that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। कहता है cranky होता है strange, और उसके बाद कहता है कि भैया मिस्टर एम हैमल भी उसके बारे में विचार था कि अब मैं जा रहा था और मुझे फिर से कभी मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, इस विचार से मैं उसके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया, यानी कि आज। और उसके बाद कहता है कि यह बात भी कि वह कितने बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, यानी कि जब मैंने ये बात सुनी कि भैया भविष्य में जो है फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह पर जो है जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, तो ये बातें सुन के मैं उनके डंडे के बारे में भूल गया, उनकी मार के बारे में भूल गया, और साथ साथ में उनके गुस्से के बारे में भी भूल गया। और कह रहा कि ये मैंने क्या गलती की कि मैंने कभी भी अपने ना तो टीचर का सम्मान किया, ना कभी अपनी भाषा का सम्मान किया, ना कभी अपनी बुक्स का सम्मान किया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। कहता है कि बेचारा आदमी, यह उसके अंतिम पाठ के सम्मान में था, उसने अपने बढ़िया रविवार के दिन वाले वस्त्र पहने हुए थे। और उसके बाद कह रहा है कि नाउ, अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। क्या समझ गया था मैं? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर, कि जो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो वहाँ पर पीछे कमरे में, रूम में क्यों बैठे हुए थे? आई वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि वो क्या करने आए हुए थे, वो वहाँ पर शायद उसका धन्यवाद करने आए हुए थे। और क्यों आए हुए थे? इट वॉज to that they had not gone to school more, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more। कहते वो लोग वहाँ पर आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे? उनका धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर जो मिस्टर एम हैमल हैं, जो अध्यापक हैं, उनका सम्मान करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहाँ पर 40 साल तक अपनी सेवा दी थी, इट मीन दैट पढ़ाया था, तो वो सब उनका सम्मान, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ आए हुए थे, जो अभी वहाँ नहीं रहने वाले थे। कौन? मिस्टर एम हैमल वहाँ से जाने वाले थे नेक्स्ट डे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, तभी मैं जब ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब की बार मेरी बारी थी रिसाइट करने की, सुनाने की मेरी बारी थी। क्या सुनाना था मुझे? What would I not have given to be able to say that dreadful भयानक rule for the participles, although very loud and clear and without one mistake। कहते हैं कि जो पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को बहुत ऊंचे और स्पष्ट स्वर में, बिना कोई गलती किए, पूरे ध्यान देते हुए, और उस जिसके लिए मैं तैयार भी नहीं था, वो सब मुझे सुनाना था। But I forget mixed up on the first word and stood there। और किंतु मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहाँ जाके खड़ा हो गया। ठीक है, मिक्स, उलझ जाना। एंड होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं डर के मारे अपने डेस्क को पकड़ लिया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो हार्ट बीटिंग है वो तेजी से बढ़ रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरे ऊपर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड, मैंने सुना मिस्टर हैमल से टू मी, मिस्टर हैमल मुझसे कहते हैं क्या? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं,
लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्यों नहीं डांटूंगा? क्योंकि मिस्टर हैमल वहाँ से जाने वाले थे और वो किसी को भी बच्चे को उदास नहीं करना चाहते थे, और क्योंकि वो खुद उदास थे। यू मस्ट फील बैड इनफ, ज़्यादा बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बाह, ठीक है। कहते कि, और कहते कि एवरीडे, जैसे कि हम प्रत्येक दिन, जैसे कि हम कहते रहते हैं, हम स्वयं से कहते रहे हैं, अरे क्या, बाय मीन्स अरे, ओनली प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे काफ़ी समय है भाई, काफ़ी समय है। बाय, यहाँ पर बाय का मतलब होता है ना, जैसे बेटा हम ये कह देते हैं, मम्मी पापा आपसे बोलते हैं जैसे बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप बोलो कि नहीं मम्मी अभी पूरी साल पढ़ी है, पूरी साल पढ़ी है, अभी 6 महीने पढ़े हैं, 9 महीने पढ़े हैं, 10 महीने पढ़े हैं, समथिंग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आगे वाले समय पर पेंडिंग अपना काम छोड़ देते हो। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन स्टूडेंट को समझाने में ये बात नहीं आती है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी समय, प्लेंटी ऑफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं टुमारो कल याद कर लूँगा, कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कहते हैं इसे मैं कल सीख लूँगा, और अब का काम आने पर कल टाल देते हैं। अब वहाँ कह रहे कि उसके बाद, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये जो भयानक मुसीबत है अल्सेस में आ गई है। सी पोर्ट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इट मीन दैट कल कोई दूसरी अध्यापिका आ जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू printed to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the roast, खराब होना, बुरा, poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with। अब उसके बाद कहता है, इसकी हिंदी समझ लीजिएगा एक बार, कहता है कि अल्सेस के साथ ही यह सबसे बड़ी मुसीबत है, यहाँ के लोग सीखने का काम आने वाले कल पर टाल देते हैं। अब वहाँ बाहर बैठे लोग तुमसे ऐसा कहने का अधिकार रखते हैं, क्या समाचार है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, या फिर तुम अपनी भाषा न बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। कहता है कि जब मिस्टर एम हैमल यहाँ से चले जाएंगे और जब हमें उन टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो क्या पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, अगर हम उन्हें कुछ नहीं सुना पाएंगे, वो हमें जो होमवर्क देंगे और हम उनको नहीं सुना पाएंगे, तो बदले में हमें क्या ताने मारेंगे, या ये कहेंगे कि क्या तुम फ्रांसीसी भाषा का, क्या तुमने कभी कोई फ्रांसीसी भाषा का ABC भी नहीं पढ़ा, क्या समाचार है, क्या बात है, तुम्हें कुछ आता है भी कि नहीं आता है, क्या तुम एक फ्रेंच भाषा का भी एक वर्ड नहीं बोल सकते हो, तो तुम जर्मन भाषा कहाँ से सीखोगे भाई। लेकिन नन्हे बेचारे फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो, और हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं कि हम अगर अपने आप को कोसना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, काफ़ी कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, एक्चुअली इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पर दबाव नहीं देते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तब तो आपको कहे ना पढ़ ले, क्योंकि पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे के होमवर्क में अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम बच्चे को इतना तो ध्यान दे सकते हैं, इतनी तो केयर कर सकते हैं कि ये देख ले कि बच्चा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसमें पेरेंट्स के भी काफ़ी भागीदारी होती है। दे प्रीफर्स टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल्स, पक्का तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फार्म पर या फिर मिल पर काम करने के लिए भेज दिया होगा, सो एज यू हैव अ लिटिल मोर मनी, पैसे कमाने के लिए। एंड आई, और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं भी दोषी हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन ए ब्लेम ऑल्सो, मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूँ, मैंने भी तो तुम्हारे साथ अन्याय किया है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने बगीचे के फूलों के अंदर पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। उसकी जगह मैं तुम्हें कह भी सकता था कि भाई तुम जाकर के अपना पाठ याद कर लो, अपना होमवर्क कर लो, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें
कि इस पढ़ाई के काम को छोड़कर भाई फ्रेंड जाना मेरे जो वो है गार्डन है वहाँ पर जो फूल है, बेल है, जो पौधे हैं उनमें पानी दे के आओ, मैं भी तो दोस्ती हूँ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मुझे मछलियाँ पकड़नी होती थी, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी, तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी पढ़ाई से। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस प्रकार से एक के बाद दूसरी मिस्टर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में एक के बाद एक बात करते गए और saying that it was the most beautiful, ये जो भाषा थी कितनी सुंदर भाषा थी। उसके बाद कह रहा है कि कितनी सुंदर भाषा थी ये, और मैंने लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रेंच भाषा है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियर, कितनी क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, कितनी तर्कसंगत है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए था। एंड नेवर फॉरगेट इट, हम इसे कभी भी ना भूले, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाता है तो उस दासता की जेल से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया चाबी है, क्या है, उसकी भाषा है। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उस जेल से, उस दास्ता रूपी जेल से बाहर निकलने के लिए अगर उस में भाषा का ज्ञान है तो बाहर आ सकता है, वो एक चाबी का काम करेगी, अदरवाइज नहीं। देन ही ओपन ए ग्रामर और रीड अस ए लेसन, उन्होंने एक ग्रामर को ओपन किया और हमें एक लेसन पढ़ाया। उस लेसन में क्या था, इट वॉज अमेज्ड मीन्स होता है सरप्राइजफुल, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, जिसको मैं किस तरीके से समझ सकता था। ऑल ही सैड सीन्स सो इजी, जब उसने ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया तो मुझे ये इतना इजी लगा कि मैं आपसे बता नहीं सकता। आई थिंक, मैं सोचता हूँ मैं ये भी सोचता हूँ दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कि आज से पहले मैंने मिस्टर एम हैमल के चैप्टर को, मिस्टर एम हैमल के टॉपिक को, लेक्चर को कभी अच्छे से अटेंड नहीं किया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस प्यार से, जिस भावना से, जिस धैर्य से वो आज पढ़ा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी भी ना पढ़ाया हो, ये भी कारण हो सकता है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह बेचारा आदमी, उसके दिमाग में जो कुछ भी है वो सब कुछ उड़ेल देना चाहता है हमारे दिमाग में, हमारे सामने। एंड और उसके बाद कहता है एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में सारी चीजें उसके दिमाग में से, कि आज ही के दिन, इस लास्ट लेसन वाले दिन वो सारी बातें हमारे दिमाग में उड़ेल देगा। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और हमें एक राइटिंग का लेसन दिया गया था। दैट डे मिस्टर एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर एम हैमल के पास नई कॉपीज थी हमारे लिए। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, कहते हैं कि पेजेस थे कुछ, और आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि ये डेस्क है बेटा, यहाँ पर देखो ये डेस्क है, एक के बाद एक डेस्क है, एक के बाद एक डेस्क है, और यहाँ पर जो उन्हें वो मिला था कागज, वो इस तरीके से ऐसा, जैसे ऐसे लहरा रहा हो, एक फ्लैग की तरह लहरा रहा हो। ठीक है, कहते हैं कि जो कॉपीज दी थी, जो पेजेस दिए थे, हमने उनको अपने डेस्क के कॉर्नर पे लगा दिया था, और वो हवा में ऐसे फ्लोटिंग कर रहे थे, ऐसे लहरा रहे थे, मानो वो क्या हो, झंडे लहरा रहे हो, फ्रांस के झंडे लहरा रहे हो। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वही बात आ रही है, एक रोड से लगा करके हमने उन कॉपीज को अपने अपने डेस्क पे लगा लिया, और ऐसा लग रहा था मानो क्या हो, एक झंडे के रूप में क्या कर रहे हो, वो लहरा रहे हो। You ought to have seen how everyone sat to work, how quiet it was, और तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि भी सारे के सारे जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे वो कितने शांति से बैठे हुए थे, और the only sound was scratching, वहाँ पर से स्क्रैच करने की आवाज आ रही थी, of the pens
ओवर द पेपर, यानी कि जो उन्होंने लिखने का जो काम दिया गया था बच्चे सारे प्यार से कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, बिना शोर के कर रहे थे और पेन के चलने की आवाज आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लेव इन, कुछ मक्खियां भी उड़ रही थी, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन। जैसे जनरली अगर क्लास में कोई मक्खी कोई इंसेक्ट आ जाता है तो बच्चे उसको देख के शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भंवरे, सॉरी बीटल्स मीन्स भंवरे, कुछ भंवरे आ जाते हैं, वहाँ उड़ रहे होते हैं, मक्खी भंवरे समथिंग उड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको देख के बच्चे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने काम पर क्या लगे रहते हैं, अपने काम पर लगे रहते हैं बिना कोई ध्यान दिए। नॉट इवन द लिटस्ट वन, एक छोटे से, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक as if that was friends too on the roof and pigeons could में जो था कूकना, यानी कि पिजन की जो आवाज होती है वेरी लो। कहते हैं कि वहां पर दरवाजे के पास जो पिजन्स कबूतर है वो कूक रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि जब कल से यहाँ पर अल्सेस के स्कूल के अंदर जो फ्रेंच भाषा है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, तो क्या कबूतर भी जर्मन भाषा में बोलेंगे? क्या उनको भी ये लोग मजबूर कर देंगे जर्मन भाषा में बोलने के लिए? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. M. Hammer sitting motionless. जैसे ही whenever, जब कभी I looked, मैंने देखा, from my writing, यानी कि जब मैं लिखते हुए कभी मैंने मिस्टर एम हैमल की तरफ ध्यान दिया तो मैंने उनको क्या पाया, बिल्कुल मोशनलेस इन हिज चेयर, शांति से बैठे हैं अपने चेयर में, गेजिंग, टकटकी लगा के देख रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, एक ही जगह टकटकी लगा के, यानी कि उस रूम के अंदर दीवारें हैं, पिक्चर्स हैं, उन हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और अटेंशन के साथ देख रहे हैं, जैसे कि वो कभी जिंदगी में दोबारा उनको देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके से देख रहे, निहार रहे हैं। Then at another, as if he wanted to fix in his mind, ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ वो अपने दिमाग में इन सारे नज़ारों को फिक्स कर लेंगे। Just how everything looked in the later school room, उस छोटे से स्कूल के जो रूम में जो चीज़ें उन सबको अपने दिमाग में उनकी फोटो तस्वीर को जैसे वो फिट कर लेंगे, फैंसी। अब उसके बाद कहता है कि वो सारी चीजें उनमें फिट कर लेंगे फॉर 40 ईयर्स लिटिल रूम, उस छोटे से कमरे में वो सारी चीजें क्या कर लेंगे, वो फिट कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है जो यहाँ पर नरेटर है, सॉरी राइटर है, कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है, फैंसी। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कहते हैं यहाँ पर 40 साल गुजार दिए हैं। With his garden outside the window and his class in front of him, हालांकि उसके क्लास के जस्ट बाहर, विंडो के जस्ट पास में क्या है, गार्डन है जो उसने अपने हाथों से खुद बनाया था और उसने कभी इसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म स्मूथ, कहते हैं कि वहाँ की जो बेंचेज हैं बच्चों के बैठने के कारण वहाँ पर जो बेंचेज हैं वो स्मूथ हो गई है, चिकनी हो गई हैं। वॉलनट ट्रीज, वहाँ पर वॉलनट ट्रीज हैं इन द गार्डन में, वो टालर कितने लंबे हैं। एंड द होपवाइन, और वहाँ पर होपवाइन है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वीन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वहाँ पर जो अंगूर की बेलें हैं और वो कहाँ जा रही हैं, उसकी विंडो में से छत के ऊपर तक जा रही है। हाउ इट मस्ट बी ब्रोकन हिज हार्ट, उसका दिल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है भाई, इन सब चीज़ों ने उसका दिल तोड़ दिया क्या, कि मैंने अपने गार्डन को जो मैंने खुद लगाया था, मैंने कभी प्यार से उसको देखा ही नहीं, आज मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। द पुअर मन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ एंड पैकिंग, उसने देखा उसकी जो बहन है वो रूम में क्या कर रही है, पैकिंग कर रही है। देयर ट्रंक्स, जो बक्से वगैरह हैं उनमें पैकिंग कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे उनको वो कंट्री छोड़नी होती है। बट ही हैड द करेज, उसका करेज है, उसको साहस है। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, वी हैड, हमें दिया गया था एक लेसन हिस्ट्री का दिया गया था। देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बॉबू, कहते जो बच्चे हैं उन्होंने उच्चारण किया किसका, बा बेबी समथिंग, जैसे हम कहते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 समथिंग, इस तरीके से एक लय उच्चारण में गाते हैं। तो उनका जो भी टॉपिक दिया गया था बच्चे उनको लय में गा रहे थे जोर जोर से, ठीक है। जैसे ए से अनार, आ से आम, एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ बेटा ये। तो कहते हैं कि जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, वो क्या चैंटेड कर रहे थे, क्या उच्चारण कर रहे थे, बा बेबी बॉबू समथिंग। डाउन देयर,
At the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. जो old Hauser है उसने क्या लगा रखे थे? चश्मे लगा रखे थे ओल्ड हाउसर ने, और चश्मे लगा रखे थे उसने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपना कायदा पकड़ रखा था। इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल्ड गा रहा था द लेटर्स विद देम, वो भी उन सब का उच्चारण कर रहे थे ओल्ड हाउसर जो थे वो। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, ऐसा लगता मानो वो गा नहीं रहा, उसका गला रुंध गया है, आवाज बाहर नहीं आ रही है, जैसे वो रो रहा हो इस तरीके से गा रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज बिल्कुल रुंध गई थी, दब गई थी विद इमोशन, भावनाओं के साथ। एंड इट वाज सो फनी, कैसा फनी लग रहा था नहीं, टू हियर हिम, ऐसी आवाज को सुनकर हर किसी को हंसी आ जाए। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ जनरली एंड क्राई, जनरली ऐसी आवाज सुनकर हमें हंसी आ जाती है, लेकिन इस हंसी को सुन, इस आवाज को सुनकर कोई हंस नहीं रहा था बल्कि रो रहे थे सारे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कैसे अच्छा मुझे याद है ये लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से चर्च की घड़ी में क्या बज गए? 12 बज गए। Then the angels at the same moment the trumpet में जो होता है ड्रम की आवाज, of the Persian, जैसे ही 12 बजते हैं वहां पर ड्रम के जोर जोर से बजने की आवाज आती है। पर्सिया के लोगों के जो ड्रिल करते हुए जा रहे थे, वापस लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनकी आवाज आती है। क्या जाती है? कौन सी आवाज आती है? कौन सी आवाज आती है बेटा? रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी ड्रिलिंग की आवाज हमारे विंडो से अंदर आ रही थी। मिस्टर एम हैमर स्टूड अप, अचानक से मिस्टर एम हैमर स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं। किससे खड़े हो जाते हैं? वेरी पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पेल नजर आता है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यहाँ पर टाल का मतलब बेटा लंबा नहीं है, यहाँ पर टॉल का मतलब लंबा नहीं कह सकते आप, टॉल का मतलब होता है सहम कर खड़े हो जाना, सुध बुध खो के खड़े हो जाना। जब उसे पता चला कि हाँ भाई पर्सिया वाले लोग ड्रिल करते हुए वापस आ गए हैं, और वो सहम जाता है, शांत खड़ा हो जाता है, बिल्कुल चुपचाप, निराशा में, टूटे दिल के साथ। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उसने कहा। बट समथिंग चोक्ड हिम, जब उसने कहा आई, लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा था, अचानक से चोक्ड, रोक दिया, थम गया, जैसे किसी ने उसको रोक दिया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, और ज्यादा वो बोल ही नहीं सकता था। देन व्हाट हैपेंड विद हिम? देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तुरंत वो ब्लैक बोर्ड की साइड में मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी शक्ति से वो लिख सकता था उतनी शक्ति, यानी उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं रही थी, कोई पावर नहीं हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी लिखने के लिए। ही रोट, उसने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, जितने मोटे अक्षरों में वो लिख सकता था उतने मोटे अक्षरों ने उसने लिखा। क्या लिखा? वाई लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and lean का मतलब होता है झुकना, बेंट हो जाना। His head against the wall, और दीवार की तरफ मुंह करके झुक जाता है। And without a word, बिना कुछ कहे, he made a gesture, एक इशारा करता है to us, हमें, with his hand, अपने हाथों से। School is dismissed, you may go, स्कूल कंप्लीट हुआ, आप जा सकते हो। तो बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा दी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और याद रहे मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्लियर? क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।